नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है और इस मिसाइल और ड्रोन अटैक में कम से कम 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके अलावा कल शाम को यूक्रेन ने भी रूस के ऊपर ड्रोन अटैक किया था, जिसमें सिर्फ एक महिला घायल होने की खबर थी। हिमाचल की मंडी सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एक बार फिर किसानों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं के रेप हो रहे थे, वहां पर लाशें लटकाई जा रही थी। उनके इस बयान के बाद पंजाब और हरियाणा के किसानों में गुस्सा है। हालांकि बीजेपी पार्टी ने अपने आप को उनसे अलग कर लिया है। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। कल पीडीपी पार्टी ने बीजेपी के साथ अलायंस करने से भी मना कर दिया था। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बयान देते हुए कहा है कि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के उम्मीदवारों के सामने उम्मीदवार न उतारे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में एक बस से उतारकर 22 पंजाबियों की हत्या कर दी गई है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने ये घटनाक्रम को अंजाम दिया है और उन्होंने यह भी कहा है कि उनके इलाके में कोई भी आदमी बाहर का ना आए। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल ने अर्जी लगाई है। अब 1 अक्टूबर की जगह 6 अक्टूबर नई तारीख हो सकती है। कल मंगलवार को चुनाव आयोग का फैसला आएगा। इसके अलावा हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि वे आगे कभी भी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे और बीजेपी पार्टी ने अपने कई मंत्रियों की टिकट काटने की तैयारी भी कर ली है। पंजाब और हरियाणा के किसानों का एक डेलीगेशन तमिलनाडु जा रहा था, लेकिन उन्हें हवाई जहाज में नहीं चढ़ने दिया गया और श्री साहिब कृपान को इशू बना लिया गया। इसको लेकर किसान नेताओं ने कहा कि इससे पहले भी वे श्री साहिब कृपान को फ्लाइट में ले जाते रहे हैं, लेकिन पहली बार इसे इशू बनाया गया है और इसका इशू बनाने का कारण आंदोलन के फैलाव से सरकार डरी हुई है और सिखों को बदनाम करना चाहती है। असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह के साथी कुलवंत सिंह राउके की तबीयत बिगड़ गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनको मिर्गी की दवाइयां देनी बंद कर दी गई हैं। आपको बता दें कि कुलवंत सिंह राउके ने बरनाला से उपचुनाव लड़ने का भी फैसला लिया था। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच से आई है। आपको बता दूं कि इतवार की शाम को यूक्रेन ने कुछ ड्रोन हमले रूस के ऊपर किए थे, जिसमें 2 शहरों के ऊपर मेनली हमले किए गए थे। कोई बड़ी दुर्घटना का ब्यौरा तो नहीं मिला, लेकिन रूस ने बताया कि एक महिला जरूर उसमें घायल हुई और सारा तो वो शहर मुख्यतः उसमें निशाना बनाया गया था। इसके अलावा जो जवाबी कार्रवाई है रूस की तरफ से वो भी की गई और रूस ने लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले यूक्रेन के 5 शहरों पे किए, जिसमें खार्किव भी एक शहर है, उसके ऊपर तो मेजर हमले हुए हैं और इन ड्रोन हमलों में 5 लोगों की मौत हुई है। यानी कि जब यूक्रेन ने रूस के ऊपर ड्रोन हमला किया तो उसमें एक महिला घायल हुई और 2 शहरों के ऊपर किया और रूस ने फिर जवाबी हमले में 5 शहरों के ऊपर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसमें 5 लोगों की मौत होने की खबर है। ये दोनों जानकारियां रूस और यूक्रेन के ऑफिशियल से आई हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। वहीं रूस के जो रक्षा मंत्रालय के लोग हैं उन्होंने भी इसकी जानकारी दी है। मैं अब इस खबर के जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंडिया में लगातार ये नैरेटिव बनाया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी पहले रूस में गए थे और अब यूक्रेन में गए हैं। दोनों देशों के बीच में उन्होंने शांति स्थापित करवा दी है, वॉर रुकवा दिया है, युद्ध रुकवा दिया है। लेकिन नरेंद्र मोदी के यूक्रेन यात्रा के अगले ही दिन आपको ये खबर देखिए कि ये कैसी खबर है और वहां पर युद्ध अभी भी जारी है। यूक्रेन क्लेम कर रहा है कि वो कई किलोमीटर अंदर रूस में घुस गया है। वहीं रूस ने भी इस चीज़ की तस्दीक दी है और कई चौकियां भी अपने पीछे हटाई हैं और रूस भी मानने को तैयार नहीं है। हालांकि ये युद्ध है, इसका देखना होगा कि इसका क्या एंगल रहता है। अभी तो जियोपॉलिटिकली कहीं ना कहीं नेटो रूस के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर हिमाचल प्रदेश से मंडी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के बारे में है। हमेशा वे विवादित बोलों के कारण चर्चा में रहती हैं। कल उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि किसान आंदोलन में रेप हो रहे थे, वहां तो लाशें टांगी जा रही थी और जब 3 कृषि बिल वापस लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने तो पूरा देश चौंक गया था। उन्होंने इन बिलों को किसान हितैषी भी बताया।
कहीं ना कहीं जो कंगना रनौत है उसकी जो हेटर्ड है सिखों के प्रति, पंजाब के प्रति या फिर हरियाणा के प्रति, वो हम सबको पता है, वो जग जाहिर है किसानों के प्रति। तो उसी का एक नमूना है। हालांकि जो बीजेपी पार्टी है, आज उन्होंने अपना ऑफिशियल प्रेस नोट निकाल के कंगना रनौत को के इस बयान से खुद को अलग कर दिया है। उसका कारण ये है कि आज सुबह से ही जो किसानों के ट्विटर हैंडल्स हैं या फिर अपोजिशन पार्टियां, वो लगातार ये मुद्दा बना रही थी कि क्या जो कंगना रनौत कह रही हैं, किसानों को रेपिस्ट कह रही हैं, मारने वाला कह रही हैं, देशद्रोही और उपद्रवी कह रही हैं, क्या उससे बीजेपी भी सहमत है? तो बीजेपी ने अपनी लाइन खींची, उस जो प्रेस नोट निकाला उसमें ये भी लिखा कि कंगना रनौत आगे से ऐसे अनाप शनाप बयान न दे, और उनको हिदायत दी है कि हर मुद्दे पे बोलना जरूरी नहीं है। तो एक हिसाब से कंगना रनौत से खुद अपने आप को दूर किया है। कंगना रनौत की दिक्कत ये है कि वो एक थप्पड़ खा के भी नहीं सुधरी। मेरे हिसाब से उनको सुधरना भी नहीं है, उनको यही करने के लिए चुना गया है। मेरे को लगता है कि वो दिमागी तौर पर बीमार हैं। बीमार के लिए तो पहले तो दवा की ज़रूरत होती है। अगर हम दवा नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम दुआ कर सकते हैं कि वो जल्दी से ठीक हों, उनका मानसिक संतुलन वापस आए। बुरा लगता है, नशे की ओवरडोज से किसी अभिनेत्री का ऐसे दिमाग खराब हो जाता तो सच में बुरा लगता है। टैलेंटेड अभिनेत्री थी, हालांकि अब तो प्रोपेगेंडा फिल्में बनाती हैं, लेकिन बड़ा दुख होता है कि एक नशे की चपेट में आने के कारण और एक पार्टी के जहरीले प्रोपेगेंडा की चपेट में आने के कारण एक युवा अभिनेत्री का सर्वनाश हो गया है। बुद्धि तो उनकी खत्म हो ही गई है और वैसे भी उनकी फिल्में भी नहीं चल रही हैं, तो उनका एक हिसाब से नाश हो गया है। तो वैसे तो बुरा लगता है मुझे, तो कम से कम मैं तो यही कहूँगा। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर उत्तर प्रदेश से आई। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने आगरा में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहें और नेक रहें। उन्होंने ये उदाहरण बांग्लादेश की घटना का जिक्र करते हुए दिया। तो एक हिसाब से उन्होंने इशारा किया कि जो रिलीजियस लाइंस पर जो अलगाव है वो अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये जो बांटने वाली राजनीति है तो आप ही करते हैं। अब उपचुनाव में ये बयान किसका था कि फूलपुर में यादव और मुसलमान अफसरों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी? तो यादव और मुसलमानों से आपकी क्या दिक्कत है? और शमशान से लेकर और कपड़ों से पहचाने जाए से लेकर कितने ऐसे बयान हैं जो बीजेपी पार्टी के नेताओं के हैं। तो बांटने की राजनीति तो बीजेपी कर रही है। ये असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत काम का एक क्वेश्चन मार्क उठाया है योगी आदित्यनाथ की स्टेटमेंट पे। और योगी आदित्यनाथ बांग्लादेश की घटनाओं को याद करा के उत्तर प्रदेश में सिंपैथी बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी का मेरे को लगता है कि एक सटीक जवाब आना चाहिए था। एक सटीक जवाब जो हिंदू नेता हैं उनकी तरफ से भी आना चाहिए योगी आदित्यनाथ का। काफ़ी जहर वो मुसलमानों के प्रति उत्तर प्रदेश में फैलाते हुए हमें देखे जाते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर जम्मू कश्मीर के चुनाव के बारे में है। जम्मू कश्मीर के चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की बात कही है। उसमें द्रास भी शामिल है और उसमें मैं अगर आपको लिस्ट एक बात बताऊं इन 5 जिलों की, जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग, तो ये 5 नए जिले बनाए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर पे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसको कोट ट्वीट करके लिखा है। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले वो जम्मू के इलाके में और लद्दाख के इलाके में एक सिंपैथी चाह रहे हैं, ताकि जो कश्मीर घाटी है, घाटी के इलाके से जो उनको डेंट मिले उसकी वो भरपाई लद्दाख और जम्मू के इलाके में कर सकें। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। हम सबको पता है कि लद्दाख में कितना बड़ा आंदोलन मार्च के महीने में हमने देखा था, अप्रैल में भी वो आंदोलन चला। तो एक हिसाब से लद्दाख भी एजिटेटेड है, जिस हिसाब से कश्मीर वैली एजिटेटेड है, तो उनकी दाल गलेगी नहीं। अगर हम जम्मू कश्मीर के चुनाव की और डायनेमिक्स की बात करें, पॉलिटिकल खबरों की बात करें, तो एक पॉलिटिकल खबर ये भी आई कि पीडीपी से बीजेपी समझौता करना चाह रही थी, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने साफ मना कर दिया है कि वे बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करेंगी। चलो, इस बार तो उन्होंने कम से कम अच्छा स्टैंड लिया नहीं। पिछली बार तो वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना रही थी। दूसरी जो खबर पॉलिटिकल है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में है। उमर अब्दुल्ला ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा, उमर अब्दुल्ला ने, कि पीडीपी को कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कैंडिडेट्स के सामने अपने कैंडिडेट नहीं उतारने चाहिए। उन्होंने कहा कि जो ये चुनाव है इसमें जो एजेंडा है, स्टेटहुड के जो एजेंडा है, वो कम से कम कांग्रेस
नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तीनों के सेम हैं, इसलिए अगर एजेंडा सेम है तो कम से कम हमें इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए। कांग्रेस भी ये बात कह चुकी है, पीडीपी की तरफ से भी ये बात कई बार कही जा चुकी है। महबूबा मुफ्ती के सलाहकार तो इवन प्रेस में स्टेटमेंट देके कह चुके हैं कि अलायंस होना चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और पीडीपी का। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक अलायंस क्यों नहीं हो रहा है, जबकि पीडीपी ने तो खुद अपने आप को अलग कर लिया बीजेपी से। मेरे को एक बात ये लगती है कि उमर अब्दुल्ला कश्मीर की पॉलिटिक्स में बहुत, जैसे कहें कि बहुत संकोची भी हैं और बहुत ऐसे डरते भी हैं महबूबा मुफ्ती और पीडीपी पार्टी से, कई नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पेस पीडीपी ना खा जाए। नहीं तो ये अलायंस मेरे हिसाब से तो काम करेगा और जरूरी अलायंस भी है। जैसे कांग्रेस का जम्मू में के इलाके में थोड़ा ठीक ठाक आधार है, तो जम्मू का इलाके में कांग्रेस थोड़ी सी लीड दे सकती है। घाटी में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई तोड़ नहीं है। लेकिन एक इसमें जो चिंताजनक बात यह है कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट एमएलएज भी खड़े होने की बात हो रही है। जैसे इंजीनियर राशिद ने एक कमाल कर दिया था एमपी चुनाव में, कुछ ऐसा कमाल मेरे को लगता है कि इन चुनाव में भी हो सकता है। हालांकि घाटी से बहुत कम रपटें आ रही हैं, मैं भी कोशिश करूंगा कि कश्मीर घाटी में जाऊं और वहां से आप तक ग्राउंड रिपोर्टें पहुंचाऊं। तो उसके जब मैं जाऊंगा तो उस पर जरूर आपको कश्मीर के इलेक्शन की अपडेट दूंगा। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर जो है वो अगली खबर आई पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब से। वहां के बासिंदे 22 बासिंदों को बलूचिस्तान में मार दिया गया और वो बस में यात्रा कर रहे थे, बलूचिस्तान के थ्रू वो बस गुजर रही थी। वहां पर जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उनके मिलिटेंट्स ने उस बस को रुकवाया और उनके आई कार्ड और उनके पहचान पत्र वगैरह चेक किए। जब उनको पता चला कि ये पंजाब से हैं तो उन 22 जनों को गोली मार दी गई। और बलूच जो लिबरेशन आर्मी है उसका कहना है कि वे किसी भी बाहरी को अपने इलाके में अलाउ नहीं करेंगे एंटर करने के लिए। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री वो भागे फिर रहे हैं, जांच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उसका ठीक ठाक प्रभाव है अपने बलूचिस्तान में और वो इस टाइम पे मूवमेंट को गर्म कर, जो बलोचों की जो लड़ाई है उसको गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखना होगा कि बलूचिस्तान किस किस्म से करवट लेगा, क्या वहां पर रहेगा। लेकिन जो ये पंजाबियों की मौतें हुई, नागरिकों की मौतें हैं, मेरे को लगता है कि जो मिलिटेंट्स होते हैं उनको भी अगर निशाना बनाना होता तो पॉलिटिकल निशाने बनाने चाहिए, उनको नागरिकों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। तो इसमें मेरी थोड़ा सा, जो मिलिटेंट्स रहते हैं, मैं मिलिटेंट जितने भी मूवमेंट हैं उनके बारे में पढ़ता रहता हूँ, तो नागरिकों को निशाना बनाया जाना मेरे हिसाब से आपकी जो लार्जर सिंपैथी होती है किसी भी मूवमेंट के खिलाफ के प्रति, उसको कम करता है। तो नागरिकों को मेरे हिसाब से यहाँ पर निशाना बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पंजाब के आम बाशिंदे आप लोगों के दुश्मन नहीं हैं मेरे हिसाब से। अगर मतलब भाई अगर सिंपल शब्दों में कहें तो अगर आपको निशाना बनाना है तो वहाँ की हुकूमत को बनाइए। हुकूमत में जो लोग इस समय कुर्सी पे बैठे हैं उनको निशाना बनाया जाना चाहिए था। वो मैंने तो कई मूवमेंट ऐसे देखे हैं जिनमें कहीं ना कहीं जो सक्सेस होती है वो तब ज़्यादा होती है जब हुकूमत में बैठे जो लोग हैं उनको निशाना बनाया जाता। तो ये एक मुझे लगता है कि पॉइंट है कि नागरिकों को, कम से कम मिलिटेंट्स को, बलूच लिबरेशन आर्मी के लोगों को निशाना नहीं बनाना चाहिए था। खैर, वहाँ की अपने अलग किस्म की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। किसी दिन जो बलूचिस्तान का पूरा संघर्ष है उसके बारे में मैं खुल के बात करूंगा, और उसमें बहुत सारे जो ऐसे नुक्ते भी हैं जिसमें वो कहते हैं कि जो पाकिस्तानी पंजाब के जो हुक्मरान है वो उनके ऊपर कैसे राज कर रहे हैं। तो ऐसे नुक्ते भी, इनके ऊपर कभी इत्मीनान से बात होगी तो आराम से मैं ज़रूर किसी न किसी बलूचिस्तान के जो वहाँ के एक्सपर्ट होंगे या पॉलिटिकल साइंटिस्ट होंगे, जर्नलिस्ट होंगे, उनको जोड़ूंगा और आप तक उस पूरे मूवमेंट की खबरें या फिर तहें खोलूंगा। अगली खबर की बात करते हैं और अगली खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर है। एक नया ट्विस्ट आया है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे थे, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने चिट्ठी लिखकर, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि 29 और 30 सितंबर की हरियाणा में छुट्टियां हैं और एक अमावस्या पड़ती है जिसमें बिश्नोई जो लोग हैं, बिश्नोई लोग राजस्थान के मुकाम धाम पे जाते हैं, इसलिए 10 से 15% वोटिंग हरियाणा में कम हो सकती है। 1 अक्टूबर की बजाय डेट 5-7 दिन आगे बढ़ाई जाए। 6 अक्टूबर टेंटेटिव प्रपोजल भेजा गया बीजेपी की तरफ से। तो ये भी हो सकता है कि हरियाणा में चुनाव 6 अक्टूबर को। इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला ने भी सेम इशू उठाया है, दुष्यंत चौटाला का भी यही कहना है। तो ये एक कहा जा रहा है कि जो हरियाणा में चुनाव की डेट आगे बढ़वाने की बात हो रही है। हालांकि कांग्रेस इसके ऊपर तंज कस रही है कि कांग्रेस कह रही है कि इनको विश्वास ही नहीं हो पा रहा है इनके ऊपर, इनको लग रहा है कि अगर जल्दी चुनाव हो गए तो हमारा कहीं सुपड़ा ना साफ हो जाए, इसलिए थोड़ा षड्यंत्रों के लिए समय चाह रहे हैं। तो इस किस्म का मजाक कांग्रेस पार्टी बना रही है।
अगली खबर की ओर बढ़े तो अगली खबर हरियाणा में दुष्यंत चौटाला के बारे में। दुष्यंत चौटाला ने हाल ही में एएनआई को अपना एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपको नुकसान नहीं हुआ क्या बीजेपी के साथ जाने का, तो उन्होंने कहा कि मैं कानों के हाथ लगाता हूं, बीजेपी के साथ कभी भी नहीं जाऊंगा आगे। और किसान आंदोलन में मेरे से गलती हुई, मेरे कम्युनिटी के लोग चाह रहे थे कि मैं वहां से छोड़ के आऊं, क्योंकि हमारे जो वोट बैंक है वो किसान वोट बैंक ही है, लेकिन हमको लगा कि इनका जो किसानों का मुद्दा तो केंद्र सरकार के साथ है, हमारे से क्या लेना देना, और मैं सरकार से बाहर नहीं आया। लेकिन लोगों में मेरे खिलाफ नाराजगी बनी और इसी का नतीजा लोकसभा चुनाव में हमारी जमानत जब्त हुई है। तो ये दुष्यंत चौटाला पहली बार ऑन कैमरा माने हैं कि उनसे किसान आंदोलन को लेकर गलतियां हुई हैं। तो एक हिसाब से दुष्यंत चौटाला बहुत परेशान है, क्योंकि उनकी विधानसभा चुनाव में भी जमानत जब्त हो सकती है। लेकिन उन्होंने इस इंटरव्यू में विधानसभा चुनाव को लेकर थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाया है। उन्होंने कहा कि सत्ता की चाबी जैसे 2019 में उनके पास थी, अब की बार भी उनके पास रहेगी। वो बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। फिर उनसे इंडिया गठबंधन के साथ अलायंस करने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि अगर उनके पास कोई नंबर हुआ तो पक्का इंडिया गठबंधन के साथ अलायंस करेंगे। इस पे इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी वगैरह को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि क्या वो दुष्यंत चौटाला का सपोर्ट लेंगे, क्योंकि किसान कम से कम इस समय दुष्यंत चौटाला को एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं है। तो इसके ऊपर बड़ा विवाद छिड़ने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर स्टैंड थोड़े दिन में क्लियर करना पड़ेगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम हरियाणा के नायब सिंह सैनी, उनके बारे में है। उनका रोहतक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था और उसमें पत्रकारों ने पूछा कि कंगना रनौत ने किसानों के बारे में ये कहा है कि किसान आंदोलन में रेप हो रहे थे, लाशें लटकाई जा रही थी, आपका क्या कहना है? इस पे सीएम नायब सैनी ने अपने आप को अलग करते हुए कहा कि ये बात उन्हीं से पूछो, मेरे को छोड़ दो, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोचता हूँ। तो हरियाणा में क्योंकि विधानसभा चुनाव है तो नायब सिंह सैनी को किसानों के आगे हाथ जोड़ के ही रहना पड़ेगा। तो ये आज हरियाणा में भी इशू रेज हुआ है और बहुत सारे पत्रकारों ने इसको उठाया है। दूसरा, जो उनके एक मीटिंग हुई उसमें उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये जानकारी दी कि 2 कैबिनेट मंत्रियों की टिकट भी कट सकती है। मुझे तो पता है कि किन कैबिनेट मंत्रियों की टिकट कट रही है। एक तो हिसार से कट रही है, जो नवीन जिंदल की माता हैं सावित्री जिंदल, उनको टिकट दी जाएगी। उनकी जगह जो कैबिनेट मंत्री हैं कमल गुप्ता, उनकी टिकट कटेगी, ये बहुत क्लियर है। और दूसरे जो कैबिनेट मंत्री हैं अभी उनका पक्का नहीं, तो इसलिए मैं दावा नहीं कर रहा, तो लेकिन ये कहा जा रहा है कि रंजीत चौटाला की टिकट भी कट सकती है और उनकी जगह पे गोपाल कांडा के भतीजे धवल कांडा चुनाव लड़ेंगे। तो ये इस हिसाब से इसको पेश किया जा रहा है। तो बीजेपी में हालांकि 23 टिकटें फाइनल हो चुकी हैं, 23 टिकटों के ऊपर मोहर लग चुकी है। बाकी की जो बची 77 टिकटें हैं उनका अनाउंसमेंट होना बाकी है। और कांग्रेस में तो अभी तक सिर्फ फर्स्ट स्क्रीनिंग कंप्लीट हुई है। आज जो पहली स्क्रीनिंग थी वो कंप्लीट हुई है, तो टिकटें तो अनाउंस हुई नहीं है, अभी फाइनल नहीं हुई हैं। लेकिन कांग्रेस में भी काफ़ी टिकटों को लेकर मारामारी चल रही है। और कांग्रेस ने 1-2 पॉलिसीज भी अनाउंस की, उसमें एक तो ये है कि जाट चेहरों की टिकटें, बहुत सारे जाट चेहरों की टिकटें कटने वाली हैं। दूसरा, जिन नेताओं की जमानत जब पिछले चुनाव में हुई उनको टिकट नहीं मिलेगी, 2 बार हारे हुए नेताओं को टिकट नहीं मिलेगी। इसके अलावा ब्राह्मण और पंजाबी समेत जो और बाकी 4 जातियां हैं उनका कोटा अब की बार टिकटों में बढ़ने जा रहा है। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा ये भी कह रहे हैं कि वो अब की बार सिटिंग विधायकों की टिकट नहीं कटने देंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर कांग्रेस में एक उथल पुथल दिख रही है। शैलजा और हुड्डा गुट अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट दिलवाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन एक अभी तक जो स्क्रीनिंग भी ना हो पाना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमजोरी है। मुझे लगता है कि 22 अगस्त तक फर्स्ट स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए थी और 25 अगस्त तक फाइनल स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए थी। और आज या कल 27 अगस्त तक एक पहली लिस्ट तो कम से कम बनी जानी चाहिए थी। टेंटेटिव हम कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई है। जबकि 5 सितंबर से ही नॉमिनेशन चालू हो जाएंगे हरियाणा में। तो हरियाणा में चुनाव तो ऐसे चुटकियों में आ जाना है, लेकिन कांग्रेस की तैयारियां थोड़ी ढीली दिख रही हैं। तो इसलिए कांग्रेस का रास्ता आसान नहीं है। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जो अगली खबर है वो आज किसानों की ही है। और किसान नेता, पंजाब और हरियाणा के जो किसान नेता हैं वो तमिलनाडु जा रहे थे। वहां पर तमिलनाडु के किसानों ने कई बड़ी महापंचायतें आयोजित कर रखी थी। तो एयरपोर्ट पर उनको रोक लिया गया और उनको कारण बताया गया श्री साहिब कृपान का।
उनको कहा गया कि आपको श्री साहिब कृपान लेकर हवाई यात्रा नहीं करने दी जाएगी। इसको लेकर उन्होंने वहीं से वीडियो भी डाला किसान नेता। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी वो हवाई जहाज में यात्राएं कर चुके हैं, लेकिन कभी भी उनको श्री साहिब कृपान के कारण नहीं रोका गया। ये पहली बार हो रहा है और इसका कारण ये है कि उन्होंने कारण दिया है कि जो बीजेपी है वो आंदोलन को पूरे भारत में ना फैल जाए, इसलिए वो डर रही है, इसलिए हमें यात्रा नहीं करने दे रही है। एंटी सिख रवैया भी बताया कि सरकार का एंटी सिख रवैया है कि जो सिखों के एक हिसाब से हम कहें कि पवित्र चीज़ें हैं, उनसे भी बीजेपी के लोग हैं वो उस पर भी सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आज एक बड़ा इंसिडेंट था। इसको लेकर पंजाब में काफ़ी गुस्सा है और सिखों में भी काफ़ी गुस्सा है कि आप श्री साहिब कृपान के समेत यात्रा क्यों नहीं करने दे रहे। तो हवाई यात्रा पहले होती रही है, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसको लेकर काफ़ी रोष किसानों में और सिखों में हमें देखने को मिला है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर असम की डिब्रूगढ़ जेल से है। जो अमृतपाल सिंह के साथी हैं कुलवंत सिंह राव के, उनकी तबीयत बिगड़ गई है। उनके जो वकील हैं आईमान सिंह खैरा, उन्होंने एक मीडिया वालों को बताया है कि उनको जो मिर्गी की दवाइयाँ थी कुलवंत सिंह राव के की, वो बंद कर दी है जेल प्रशासन ने। इसके कारण उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। इसके अलावा आपको बता दूं, कुलवंत सिंह राव के बारे में बता दूं तो उन्होंने बरनाला से उपचुनाव लड़ने की भी घोषणा की है और काफ़ी जुझारू साथी हैं अमृतपाल सिंह के, काफ़ी लंबे समय से वो एक साथ हैं। तो शायद मुझे लग रहा है कि कुलवंत सिंह राव के को इसलिए भी तंग किया जाएगा क्योंकि वो बरनाला से उपचुनाव में इंटरेस्टेड है और बीजेपी को ये डर लग रहा है कि उपचुनाव में बाई इलेक्शन में कहीं गलती से वो जीत गए तो उनके लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि जो सिंपैथी फैक्टर है अमृतपाल सिंह और उनके साथियों के प्रति वो तो पंजाब में है ही, उसका रिजल्ट हम चुनाव में देख चुके हैं। लेकिन अभी आगे देखना होगा कि जो ये बाई इलेक्शन है इसमें किस किस्म की चीज़ें रहती हैं, क्या उनको नॉमिनेशन फाइल करने दिया जाता है, क्या वो चुनाव लड़ पाएंगे, कई तरीके के सवाल हैं। और उनका केस भी मैंने जैसे पिछली बार उनके वकील से अमरजीत सिंह से बात भी करवाई थी आप लोगों की और उनका इंटरव्यू मैंने किया था, तो उनका केस भी अभी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में लटक रहा है, चल रहा है। तो उसमें आगे कोई अपडेट होंगी वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो ये एक अपडेटिंग न्यूज़ है, तो आगे अपने बुलेटिन में इसके बारे में ज़रूर जिक्र करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए बुलेटिन के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाब।